रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसी। महात्मा गांधी ने जोर दिया डिसेंट्रलाइजेशन पे और एम्पावरमेंट लोगों का ग्रास रूट्स पे। मतलब क्या है कि वो ये चाहते थे कि जो पावर है या जो भी डेवलपमेंट है या जो भी चीजें हम कर रहे हैं भलाई के लिए लोगों की, वो एक ही के पास सारी पावर्स ना रहे, उसको जो है लोकल लेवल पर भी जो है बांटा जाए और लोगों को सशक्त करना होगा ग्रास रूट लेवल से, यानी जमीनी स्तर से लोगों को सशक्त करना जरूरी है। अब इन सपने को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट करी जिसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे लेट श्री बलवंत राय मेहता 1957 में। तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया एक 3 टियर स्ट्रक्चर पंचायती राज के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें। अब इसके रिकमेंडेशन के अनुसार कमेटी के स्टेट्स ने जो है फिर पंचायती राज अपनी सहूलियत के अनुसार एस्टैब्लिश किए। 1978 में एक कमेटी जिसमें चेयरमैनशिप थी लेट अशोक मेहता की, उसको अपॉइंट किया गया ताकि इवेल्युएट कर सके पंचायती राज। उन्होंने ये बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत सारे और स्टडी ग्रुप्स ने भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है डेवलपमेंट का। अब उसके कारण क्या क्या थे? ये एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा यूनिट है जो सबसे ज्यादा लोकल लोगों के क्लोज होता है, इतना बड़ा होता है कि इसको एक यूनिट मान सकते हैं प्लानिंग के लिए। हिस्टोरिकल रीजन से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे इफेक्टिव यूनिट रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। इंफॉर्मेशन जो भी संबंधित है रेवेन्यू से, रिकॉर्ड से, इरिगेशन, हाउसिंग, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, सोशल सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सब अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो जोनल ऑफिस होते हैं ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के और सेक्शंस के स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही लोकेटेड होते हैं, क्योंकि लोग जो है ऑलरेडी यूज टू हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये पूरी तरह से फिट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा, मतलब हर एंगल से देखा जाए कि डिस्ट्रिक्ट जो है उसे बनाया जाए यूनिट प्लानिंग और डेवलपमेंट का। ज्यादा से ज्यादा स्मूथ वर्किंग हो डेवलपमेंट एजेंसीज की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत, म्यूनिसिपलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियंस, एंटरप्रेन्योर्स और रिप्रेजेंटेटिव बैंक्स के, ये सब के सब जो है इन एजेंसीज में इंक्लूड किए गए, जो भी डेवलपमेंटल एजेंसीज थी उनकी। अब आता है 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसी। जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, ये पास किए गए 1992 में, जब पीरियड था प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का, और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। 73rd और 74th अमेंडमेंट जो थे वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज को, नगर पालिका को और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रावधान है उनके स्ट्रक्चर को लेकर, रेगुलर इलेक्शंस को लेकर, उनके फाइनेंशियल जो प्रावधान है उनको लेकर और उनके फंक्शनिंग को। ऐसे ये जो प्रोविजनरिंग करी गई, इसमें फंक्शन जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का था वो ज्यादा बड़ा हो गया और ज्यादा असरदार हो। कई सारे और भी प्रोविजंस किए गए रिजर्वेशन के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, विमेन रिप्रेजेंटेटिव, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पोजीशंस थी जैसे कि सरपंच, प्रेसिडेंट, मेयर, उसके लिए ऐसे जो प्रावधान प्रोवाइड किए गए, आप उससे आप उम्मीद कर सकते हो कि जो डेवलपमेंट का फल मिलेगा वो सारे सेक्शंस पर पहुंचेगा समाज की, और इसके कारण जो लोगों का एक या ग्रुप्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफी बढ़ जाए। तो 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। इसने सारे के सारे जो भी डेवलपमेंटल वर्क थे स्टेट्स के, उनको एक तरह से इंटरेस्ट किया। अब रिकमेंडेशंस जो है फाइनेंशियल कमीशन की, उसके अनुसार स्टेट्स को जो है लगभग 42% फाइनेंस मिला गया बजाय 30% के। मतलब एक तरह से जो डेवलपमेंट वर्क है स्टेट्स का, उसके ऊपर एक तरह से भरोसा दिखाया गया। मेथड जो है प्लानिंग का 5 ईयर प्लान के थ्रू, वो खत्म हो जाएगा 2017 में, और एनुअल बजट जो आने वाला है आने वाले सालों के लिए, उसमें प्लानिंग जो करी जाएगी वो डेवलपमेंटल वर्क के लिए करी जाएगी, जैसा सजेस्ट किया जाएगा नीति आयोग के थ्रू। उस समय जो रोल था डिस्ट्रिक्ट का, वो बहुत समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक यूनिट स्टेट के तौर पर। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ द वीकर एंड द डिप्राइव्ड सेक्शन। जब भी हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा मतलब किसका होता है? ह्यूमन का डेवलपमेंट। सारे ह्यूमन बींग्स बराबर नहीं है कंट्री में, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, वो होती है खास तौर से ध्यान रखें वीकर सेक्शंस। प्रोफेसर जॉन राउल्स जो है, उनके अनुसार जो थ्योरी है जस्टिस की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोपोर्शनली
ज्यादा मदद पहुंचाएं लोगों की जो बैकवर्ड हैं, तो ऐसे में उसको इनजस्टिस नहीं माना जाएगा औरों के लिए। इंडिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, माइनॉरिटी सेक्शन, चिल्ड्रन या डिसेबल्ड जो है ये सब इस ग्रुप में शामिल। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम वीकर सेक्शन को बढ़ने में थोड़ी मदद कर रहे हैं तो हम अन्याय थोड़ी कर रहे हैं दूसरों के। ये जो डेवलपमेंट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या और बैकवर्ड कम्युनिटीज ऑफ वुमेन का, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसने पहचाना है कि जो लोग अनटचेबल्स थे हमारे कास्ट सिस्टम में, वो सदियों से वो शेड्यूल कास्ट है। सेंसस जो हुए यानी जनगणना हुई 2011 की, उसमें इनकी पॉपुलेशन 16.6% है टोटल पॉपुलेशन। जो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर्स रहे या फ्रीडम फाइटर्स रहे, उन्होंने काफी कोशिश करी इस कास्ट को ऊपर उठाने की। प्रोविजंस भी जो है वो करे गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने जो है कुछ सोशल प्रोग्राम्स भी चलाए ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। फिर आते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। जनरली जो लोग काफी ट्रेडिशनल तरीके से बहुत दूर दूर जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में या अंदरूनी इलाकों में, सदियों से उनको ट्राइबल्स कहते हैं। अब जनगणना के अनुसार 2011 की इनकी पॉपुलेशन 8.6% है टोटल पॉपुलेशन के। तो अब इनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर देखा जाए इनकी नजर से, तो ये बैकवर्ड में आते हैं और हमारे संविधान के अनुसार इसीलिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल ट्राइब्स के तौर पर। अब कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजंस क्या है? खास तौर से प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए, ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स सोसाइटी इनके लिए। आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें अनटचेबिलिटी या उससे कोई भी संबंधित प्रैक्टिस को खत्म कर दिया गया है। एक ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, इसमें कानून के अकॉर्डिंग इसे क्राइम माना गया है। इसको पास किया गया था 1955 में और 1976 में इसी कानून का जो स्कोप है उसे और बढ़ा दिया। 1989 में एक्ट कोई भी जो है एट्रोसिटीज जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट ना हो, रोकी जाए, उसको लिए पास किया गया, यानी कोई भी उनका शोषण ना करे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी सारे सिटीजन पर लागू होती हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने डायरेक्ट किया स्टेट को कि वो स्टेप्स उठाएं प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए इन ग्रुप्स के। सीट्स जो है रिजर्व करी गई पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनकी पॉपुलेशन के आधार पर जो दोनों सेक्शन रिजर्वेशन इन सेक्शंस का वो प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 जो हुआ, उसके बाद से एक नेशनल कमीशन बनाई गई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की मदद से एक सेपरेट नेशनल कमीशन जो है वो स्टैब्लिश करी गई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ये जो दोनों कमीशंस हैं ये प्रोवाइड करती हैं सजेशंस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके, लागू किया जा सके राइट्स और डेवलपमेंट इन सेक्शंस। फाइनली जो दिलीप सिंह भूरिया कमीशन थी जिसको अपॉइंट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसने हाईलाइट किया है राइट्स शेड्यूल ट्राइब्स की नेचुरल रिसोर्सेज पर। कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया कि उन इलाकों में जहां पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की बहुत ज्यादा है, लगभग 50% से ज्यादा है, तो जो पोजीशन है सरपंच की, प्रेसिडेंट की, डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, वो उनके लिए ही रिजर्व होनी चाहिए। और शायद इस सजेशन को जो है वो लागू भी कर दिया।